ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेमेस्टर थर्ड का एक इलेक्ट्रीशियन पेपर आए हैं। देखिए, इसमें तो सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन एक ईयर पे हो रहा है। ठीक है, तो एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन जो भी आपके टॉपिक हैं वो थ्योरी हैं। जो भी टॉपिक को बदलने वाला तो नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ना हो तो पढ़ना ही है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ देखिए ग्राउलर के बारे में पूछा है, तो ये डीसी मशीन के लिए या आर्मेचर के लिए कहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आर्मेचर नहीं पढ़ना, जरूर आपको किसी सीजन में जरूर आर्मेचर पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुल घंटे 3 घंटे का है। सही प्रश्न करें, सही प्रश्नों का अंक समान है, ऐसा कुछ लिखा है। या प्रश्न पत्र नकारात्मक अंक वाला है, यानी 25%। एक गलत करने पे आपको 25% आपके सही में से काट लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो बात करते पहला। ग्राउलर में आपूर्ति होती है। जो ग्राउलर आपका यंत्र होता है उसमें किस प्रकार की आपूर्ति होती है, ग्राउलर के बारे में मैंने पूछा। तो ग्राउलर देखिए मुख्यतः जो होती है वो आर्मेचर को टेस्ट किया जाता है। जो आर्मेचर है आपको उसे टेस्ट किया जाता है कि ओपन सर्किट है कि शॉर्ट सर्किट है, जैसे भी हो उसे बस हम लोग ग्राउलर का प्रयोग हम लोग आर्मेचर को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इन्हें पूछा कि आपूर्ति कौन सी होती है, तो इसमें AC की आपूर्ति होती है। AC धारा बहती है। ठीक है, AC करंट इसमें दिया जाता है। ये एक यंत्र जिसमें हम लोग AC धारा देके हम लोग ग्राउलर का प्रचालन करते हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक पे आधारित होता है। ठीक, नेक्स्ट है, दूसरा है संतुलित बाइंडिंग में प्रस्तुत ग्रुप कॉइलों की संख्या होती है। जो संतुलित बाइंडिंग है प्रति ग्रुप कॉइलों की संख्या क्या होगी। पहला इन्होंने दे रखा है समान, दूसरा दे रखा है दोनों, यानी समान और असमान। देखो पहले ही अगर आपको अगर नहीं कुछ पता है तो पहले ऑप्शन और क्वेश्चन से ही आपको लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आसानी से मार सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क होगा, समान। संतुलित बाइंडिंग प्रति ग्रुप कॉइल की संख्या। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, तीसरा नंबर है, रिवाइंडिंग के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बाइंडिंग। ये जो आमतौर पर रिवाइंडिंग किया जाता है तो इसका होता है बास्केट बाइंडिंग। ठीक है, बास्केट बाइंडिंग। और संकेंद्रीय बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगल फेज मोटर में, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे दर्शाया नहीं गया कि सिंगल फेज है या बास्केट है। ठीक है, 3 फेज में सबसे ज़्यादा बास्केट का यूज किया जाता है, बास्केट बाइंडिंग का, क्योंकि यह जो बास्केट बाइंडिंग आपकी होती है जो बहुत आसान होती है, जिसमें कनेक्शन लेने और कोई भी त्रुटि होने पे इसे तुरंत सुधारा जा सकता है प्रति कॉइल। तो बास्केट बाइंडिंग इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चेन बाइंडिंग तो बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन बास्केट बाइंडिंग और संकेंद्रीय बाइंडिंग आसान होती है, लेकिन सबसे आसान की बात करें तो बास्केट बाइंडिंग है। ठीक है, आगे है, जब एक कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी से जुड़ते समय परीक्षण वोल्टमीटर वाले अर्थ के लिए ग्राउलर को ऐसी सप्लाई से जोड़ा जाए तब मिलीमीटर के रूप में पढ़ना चाहिए। तो इसका अगर देखिए तो इसका ऑप्शन आपका ये होगा कि नो रीडिंग। नो रीडिंग इसलिए होगा क्योंकि देखिए जब भी आपका ग्राउलर के साथ देखिए जो होता है, यहाँ पे दिया मल्टीमीटर, मिलीमीटर, मिली वोल्टमीटर लिखा है। ठीक है, जो वोल्टमीटर जो लगा होता है तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर कोई भी रीडिंग आएगी, निम्न रीडिंग आएगी या अनंत रीडिंग आएगी या उच्च रीडिंग है, कोई भी रीडिंग आएगी तो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, या तो अर्थ फॉल्ट है या ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, इसलिए कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे से आपका है तो। डबल लेयर बाइंडिंग में कॉइलों की संख्या संबंधित स्लॉटों की संख्या होती है। जो डबल लेयर बाइंडिंग में कॉइलों की संख्या संबंधित स्लॉटों की संख्या होती है, तो इसमें क्या होती है, दोनों समान होते हैं। ठीक है, आंसर आपका पांचवा का भी क होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं। पूर्ण पिच बाइंडिंग में पिच कारक क्या होता है। जो फुल पिच बाइंडिंग उसका पिच फैक्टर या पिच कारक क्या होता है, फुल पिच क्या होता है। ठीक है, तो फुल पिच की हम बात करें तो एक से कम या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक या एक। देखिए जो फुल पिच वाइंडिंग होती है इसमें जो जो पिच फैक्टर होता है, कारक मिस होता है फैक्टर, जो पिच फैक्टर आपका होता है 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क आपका सही है, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है डबल केज, 7वां नंबर है, ध्यान रखिएगा। द डबल केज इंडक्शन मोटर में बाइंडिंग की संख्या होती है। जो डबल केज होती है उसमें बाइंडिंग की संख्या कितना होती है, सीधी सी बात, इन्होंने डबल केज दिया है तो बाइंडिंग संख्या कितनी होगी, हमेशा 2 होगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बस थोड़े से आपको लर्न करने की और पढ़ने की बस ज़रूरत है। 8वां है, किस प्रकार के पिच का उपयोग आमतौर पर रिवाइंडिंग के दौरान
लाभ के कारण किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट पिच का करते हैं। शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच में क्या होता है, आपका कॉपर है बहुत बच जाता है और आपकी एफिशिएंसी भी बनी रहती है, जिससे ठीक है तो ज़्यादातर शॉर्ट पिच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉपर हमारा बच जाता है, कॉपर वायर कंडक्टरों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 फेज स्टेटर रिवाइंडिंग में उपयोग, 3 फेज स्टेटर रिवाइंडिंग उपयोग किए जाने मुख्य क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है समतुल्य लूप चेन बास्केट। मैंने आपको पहले बताया तो इसका भी आंसर बास्केट होगा। ठीक है, स्टेटर रिवाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र है बास्केट होता है रिवाइंडिंग के लिए। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, ल्यूमिनस फ्लक्स की जो आपकी इकाई हुई तो सबको पता होना चाहिए, ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई आपका ल्यूमेन होता है। ठीक है, कैंडल का पावर तीव्रता का होता है। ठीक है, ल्यूमिनस तो आपका ल्यूमेन होगा। ऑप्शन नंबर 10 का ग सही है, ल्यूमिनेस। ठीक है, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता की इकाई देखिए ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ज्योति तीव्रता की इकाई आपका होती है जिसे हम लोग ल्यूमेन इंटेंसिटी कहते हैं। 11वां ल्यूमेन इंटेंसिटी की इकाई क्या है, कैंडल पावर, कैंडल पावर कहते हैं। सॉलिड 12वां सॉलिड एंगल की इकाई है, जो सॉलिड एंगल होता है उसकी इकाई जो होती है स्टेरेडियन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही है आपका, स्टेरेडियन। किस लैब में आमतौर पर प्रकाश के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किस लैंप को आमतौर पर प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, कार्बन फिलामेंट लैंप, आर्क लैंप, टंगस्टन फिलामेंट, उपयुक्त सभी। तो आप मार देंगे उपयुक्त सही तो गलत हो जाएगा। देखिए आर्क लैंप का प्रयोग विशेष प्रयोजन में किया जाता है, प्रोजेक्टर लाइट में। कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग अब किया ही नहीं जाता, ये चलन से बंद हो गया। तो टंगस्टन फिलाम लैंप है जो आपके घर में 100 वाट का बल्ब लगा होगा, वही आपका होता है आमतौर पे लगा हुआ बल्ब। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप आपका सही हो। 13 का। 14 करें तो कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग किया जाता है प्रकाश में, बैटरी चार्जिंग में, प्रोजेक्टर में या संकेतक में। देखिए जो जो आपका जो जनरली यूज जो लाइटिंग पर्पज हो गया, तो लेकिन जो कार्बन फिलामेंट लैंप है उसका यूज हम लोग करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। ऐसा मत मार देगा चार, तो प्रोजेक्टर होता है ये आर्क लैंप होता है, कार्बन फिलामेंट नहीं होता, कार्बन आर्क लैंप होता है जो प्रोजेक्टर के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत समझने वाली बात है। तो कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके लिए किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश लिए तो खत्म हो गया है, लेकिन बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। आर्क लैंप का प्रयोग हम लोग हमेशा प्रोजेक्टर के लिए करते हैं, याद रखिएगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग आप तो धड़ाक से मार देंगे प्रोजेक्टर, लेकिन प्रोजेक्टर तो आपका गलत हो जाएगा, तो इसका होगा बैटरी चार्जिंग। ठीक है, थोड़ा डीपली अध्ययन करने की जरूरत है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, या वीडियो को पॉज करिए और अपने हिसाब से आंसर चूज करिए, उसके बाद फिर से वीडियो को ओपन करके आप फिर से दोबारा आप सही कर लीजिए, आप सही किए कि नहीं। किस लैंप का उपयोग सिनेमा के प्रोजेक्टर में किया जाता है, जो सिनेमा उसके प्रोजेक्टर में किस लैंप को किया जाता है, देखिए फिर से पूछ दिया इन्होंने, तो इसका होगा कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, नहीं सॉरी, कार्बन आर्क लैंप, मैंने फिर से वही गलती मैंने कर दी जो आपको ऊपर करने के लिए बता रहा था। तो कार्बन आर्क लैंप का होता है प्रोजेक्टर। देखिए अगर आपका एक क्वेश्चन तैयार है तो आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पे इन्होंने पूछ रखा है। तो कार्बन आर्क लैंप। ठीक, फिर आगे देखते हैं। 16 नंबर है, एक मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है, जो मरकरी वेपर लैंप होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। देखिए जो मरकरी वेपर लैंप होती है उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही है, ध्यान रखिएगा, आर्गन भर जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन मत मारिएगा, अलग अलग गैसों में हीलियम भी भरे जाते हैं। ठीक है, नियॉन गैस में नियॉन लैंप में नियॉन गैस भरा जाता है। 17 नंबर है, एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य है। एक मरकरी है वेपर लैंप एक सहायक इलेक्ट्रोड है, उसका कार्य क्या होता है, तो जाहिर सी बात है उसका काम जो होता है स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप करना, अधिक प्रकाश देना, धारा को कम करना। देखिए तो ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड वेपर सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य जो होता है स्टार्ट करने के लिए नहीं, धारा कम करने के लिए भी नहीं, और वोल्टेज ड्रॉप करना। तो स्टार्टिंग में जो होता है स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादातर सहायक इलेक्ट्रोड का, या अधिक प्रकाश लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन दे दिया दोनों के लिए,
ठीक है। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हुई मैं फिर बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया तो इसको आप छोड़ दीजिएगा 17 नंबर को। 18 नंबर है, लिखा मरकरी वेपर लैंप बनते हैं। जो मरकरी वेपर लैंप है तो देखिए यहाँ पे पूछा, बहुत बहुत डीपली पूछ रखा है, MAT, MA या ABT, कई प्रकार के। तो जिसमें घबराना नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी देखिए तो दिखेगा MA, MB, MAT, इसका फुल फार्म होता है। जो MA है, MA, ठीक है MA जो है ये इसका हो जाएगा मरकरी आर्गन लैंप। MA का बस हो जाएगा मरकरी आर्गन लैंप, ठीक। MB का आपका हो जाएगा फुल फॉर्म देखते देखिए, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। फिर MAT का आपका हो जाएगा, MAT का मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें मिलते जुलते यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन करिएगा। तो MA का हुआ मरकरी आर्क, MB मरकरी वेपर, MAT के मरकरी आर्क टंगस्टन, ठीक है। अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने आप को जांच सकते हैं। इन्होंने कहा है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप कार्यकारी तापमान क्या है, कार्यकारी तापमान क्या है। तो देखा जाए जो क्या कार्यकारी तापमान पूछा तो ज़्यादातर हम लोग कह सकते हैं 800 डिग्री या 700 से 700 केल्विन से 1300 केल्विन तक हम इसे रखते हैं। 700 केल्विन से 1300 केल्विन इसे हम लोग रखते हैं, ठीक है। आगे है सोडियम वेपर लैंप होते हैं। देखिए पूरा इल्यूमिनेशन से ही पूरा गुजारा, क्वेश्चन ही पूरा पेपर ही इल्यूमिनेशन से इन्होंने बना रखा है। आगे क्वेश्चन लिखा दो चेंज हुए, उसके बाद से हम देख रहा हूँ कि लगभग आपके 8वें या 9वें नंबर क्वेश्चन से टोटल, या 10वें क्वेश्चन से टोटल आपका यही क्वेश्चन बनता चला आ रहा है, ठीक है। तो 20 नंबर है, सोडियम वेपर लैंप होते हैं नियान गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो सोडियम वेपर लैंप में ज़्यादातर आपका जो भरा होता है नियॉन गैस भरा होता है, ठीक। आगे है सोडियम वेपर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। सोडियम वेपर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन। ये जो सोडियम वेपर लैंप है ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्साइड आवर्तित टंगस्टन। तो आवर्तित यानी कोटेड यानी ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश होता है। देखिए जो सोडियम वेपर लैंप स्टार्टिंग में तो हल्का नीला रहता है, फिरोजी में होता है, उसके बाद बदल के किस में हो जाता है, हल्का नीला, फिर लाल होता है, फिर बाद में लास्ट कंडीशन इसका आता है तो ये पीला हो जाता है। 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा गौ पीला, पीला येलो, याद रखिएगा। पहले सोडियम वेपर का कार्यकारी तापमान जो उन्होंने पूछ रखा है, तो कहीं पे आपको कार्यकारी तापमान 300 मिलेगा और कहीं पे मिलेगा 250। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सोडियम वेपर का कार्यकारी जो नॉर्मल सोडियम वेपर है उसमें जो जिसमें हाई प्रेशर या MAT कुछ नहीं लिखा है, तो 250 सेल्सियस पे उसका कार्यकारी तापमान है सोडियम वेपर का, ठीक है। आगे है कौन सा लैंप पूर्ण प्रकाश देने के लिए अधिक समय लेता है। तो सीधी सी बात है सोडियम वेपर लैंप ये 10 से 15 मिनट लेता है, मरके पर 4 से 5 मिनट लेता है। नियॉन लैंप तुरंत हो जाता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप तुरंत जल जाता है। सोडियम वेपर लैंप आपका 10 से 15 मिनट लेता है, मरकरी वेप में 5 से 6 मिनट लेता है, ठीक है। तो सोडियम वेपर लैंप इसका सही है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर है सोडियम वेपर लैंप होते हैं। तीनों सोडियम वेपर लैंप की इफिशियंसी पूछी है। देखिए सोडियम वेपर लैंप अगर अपनी किताब में आप देखेंगे तो 50 से 40 लुमेन वाट देगा, लुमेन प्रति वाट देगा। अगर आप कहीं और देखेंगे तो गूगल पर देखेंगे तो 120 ल्यूमेन प्रति वाट के आसपास दिखे, 100 से 120 ल्यूमेन प्रति वाट दिखाएगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है 40 से 50 ल्यूमेन वाट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग दोहरा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सब निम्मी के द्वारा बनाए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर में कंडक्ट किए गए हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो आने वाले एग्जाम उसमें भी पेपर हो सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया जा सकता है, और कई बार रिपीट किया भी गया है, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।